नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सियासी दल अपनी चुनावी रणनीतियों को बनाने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय सभी दलों का जोर जातिगत समीकरण बिठाने पर है। सपा ओबीसी वोट बैंक को और पुख्ता करने के मद्देनजर आज जहां वाराणसी में सम्मेलन कर रही है, दरअसल यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट हैं। सुबह सभा भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ओबीसी वोट के लिए समीकरण बिठाने में जुटी है। यहां वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए विचार संगोष्ठी का फॉर्मूला अपना रही है। बीएसपी को लगता है कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मण मतदाता उसके साथ आ जाएगा। वहीं कांग्रेस ब्राह्मणों को अपना परंपरागत वोट मान रही है। कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि ब्राह्मण कांग्रेस को ही अपना वोट देंगे। बहरहाल सभी दल जातियों को गोलबंद करने के मद्देनजर सारी कवायद कर रही हैं। इसी मसले पर एक बड़े पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ संजय चौधरी जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अरुण राजभर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभासपा के। थोड़ी देर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे। संजय चौधरी साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जातिगत गोलबंदी शुरू हो गई है। आपकी पार्टी सत्ता में है और आपकी पार्टी को वापसी करने की प्लानिंग है और आपकी पार्टी कोशिश कर रही है कि हम एक बार फिर से आपकी पार्टी सत्ता में लौटे, यानी बीजेपी सत्ता में लौटे। ऐसे में जातिगत गोलबंदी हो रही है, उससे कितना नफा नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जाने का आपको लगता होगा, लेकिन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का जनमानस जुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उनके साथ है। 14 से अगर आप अपने राजनीतिक विश्लेषण में करेंगे तो 14 की तुलना में 17 में भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है। ठीक है। 17 के बाद 19 का चुनाव आते आते जब सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, धरातल पे लोगों का बिना किसी कोलाहल के पहुंचने वाले विकास का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सारी दीवारों को तोड़ता हुआ गांव, गरीब, किसान, गलियारा, अंधियारा, उजियारा, सारे के सारे समाज के, सर्व समाज के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का जनमानस जुड़ गया है और खड़ा हो। लेकिन इसमें काउंटर है संजय चौधरी साहब, इसमें काउंटर हो सकता है कि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, इन तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ आई। लेकिन हर चुनाव हर साल एक नई चुनौतियों को लेकर आता है, परिस्थिति हमेशा बदल जाएगी। 2019 और 2022 में जब चुनाव होंगे तो स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। चलिए, आप संजय चौधरी साहब, मैं आपको रोकूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, मैं आपको सुनवाते हैं पहले, फिर इस चर्चा पर हम लौटेंगे। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्मा अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा awards.delhi@gmail.com, पद्मा awards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति
किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्म अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है। आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार पद्मा अवार्ड्स के लिए सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनके नामों को ही फॉरवर्ड किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा आम लोगों से नाम पूछा गया। उसके लिए एक मेल आईडी भी उन्होंने जारी किया है। उस मेल आईडी पर मेल करके आप बता सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जिसे दिल्ली सरकार की ओर से पद्मा अवार्ड्स के लिए नामित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते आगे। एक बार फिर से अपनी चर्चा पर हम लौटते हैं। 12 के रण में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसमें सियासत की बात हो रही है, जातिगत समीकरण की बात हो रही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थक जातियों को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियों के जातिगत या परमानेंट जो वोट बैंक है वहां पर सिंधमारी की भी कोशिश कर रही है। संजय चौधरी साहब ने अपना पक्ष रख दिया। मेरे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है सुभाष सपा के, और कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहले मैं अरुण के पास आऊंगा। अरुण, अगर पूरे सिनेरियो को हम देखें तो आपकी पार्टी का जो मूल है, जो ताकत आपकी पार्टी की है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अब देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से गोलबंदी की कोशिश शुरू हो गई। इधर पश्चिम से आरएलडी कर रही है, पूर्व से समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर इस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां जातिगत आधार पर अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगी या फिर दूसरों में सिंधमारी करने की कोशिश करेंगी, तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी भी जो आपका जो अपना पर्टिकुलर वोट बैंक है वहां पर भी भविष्य में सिंधमारी की कोशिश हो सकती है। देखिए, ये देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब यह देश हो गया है जाति प्रधान देश। जातियों के नाम पर सारी चीजें तय हो रही हैं। उसी क्रम में जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा वोट बटेगा, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति का एक नेता पैदा किया है और उस जाति के नेता के सहारे वोट लेने की कोशिश करती है। लेकिन जो जातियां प्रभावशाली, जागरूक हो जाती हैं, वो जातियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं मानती है। जिसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभर वोट लेने के चक्कर में सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन पंचायत चुनाव में आप देखेंगे तो जहां जहां ये लोग प्रचार किए वहां प्रधान तक हार गए, जिला पंचायत सदस्य तक हार गए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर सीटों पर 5,000, 6,000, 7,000, हम 117 सीटें जीते और जीत करके हम लोगों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और आप कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल में हैं, आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी मैनपुरी में 4 महीने पहले हम लोगों ने एक रैली किया था, जनसभा किया था, जिसमें ओरिजिनल 25,000 कश्यप, बिंद मल्ला, निषाद कुशवाहा, साक्य सैनी इकट्ठा हुए थे हमारे साथ। देखिए, जो भारतीय हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरुण एक मिनट, क्या किसी सम्मेलन, किसी रैली, किसी जुलूस में भीड़ को आप वोट के तौर पर तब्दील मानते हैं? देखिए, 2017 में जो उम्मीद लगा करके, जैसे पिछड़े वर्ग हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हुआ, तो पिछड़ों के नाम पर वनवास खत्म हुआ, किसी अगड़ों के नाम पर नहीं वनवास खत्म हुआ। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को सामने खड़ा करके ये कहा गया कि पिछड़ों नामबंद हो जाओ, अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और हम लोगों का सहयोग मिला, अनुप्रिया पटेल का सहयोग मिला और 325 सीटें आई। आपको उम्मीद उसी दिन टूट गया जब केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको डिप्टी सीएम बना करके वो पूरे पावर मुख्यमंत्री के हाथ में रख दिया गया और डिप्टी सीएम के हाथ में कुछ पावर नहीं रखा गया। हालात ऐसे हो गए कि कुशवाहा नाराज हो गया, राजभर नाराज हो गया, चौहान नाराज हो गया, पाल नाराज हो गया। जो पिछड़ी जातियां उनको वोट दी थी, अब वोट देने के मिजाज में नहीं, क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण देने के नाम पर भाजपा ने सरकार बनाने का वादा किया था। ठीक है, अभी मतलब आपका ये कहना है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वोट बैंक के नुकसान के तौर पर 2022 में भुगतना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं अरुण राजभर। कपिल श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हैं और अंशु अवस्थी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन कपिल जी, शुरुआत अभी आपसे। चलिए इस चर्चा पे हम लौटेंगे, मुख्य अपने चर्चा में लौटते। कपिल श्रीवास्तव के पास में चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपिल जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी नजदीकियां बढ़ी हैं। आरएलडी भाईचारा सम्मेलन कर रही है पश्चिम में, पूर्व से आप भी सम्मेलन कर रहे हैं, तो अब सभी लोग फुल मोड पे आ चुके हैं चुनाव के और अपने अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से बिखरने से बचाने के लिए कवायद शुरू कर चुके हैं। तो वोट बैंक बिखरने की तो बात ही नहीं है। वोट बैंक जो है वो किसी का अपना होता ही नहीं। ये कह करके हम जनता का अपमान करते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात ये है कि जनता जब जिस पर विश्वास करती है ये हमारे कार्यों के लिए ये पार्टी बेहतर है, उसको वो चुनाव में देती है। न किसी एक विशेष धर्म विशेष से, जाति विशेष से अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उससे सरकार नहीं बनती है, ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। सभी दल ये कोशिश करते हैं कि सभी जाति वर्ग धर्म के लोग उसके साथ जुटें और उसकी बातों की सहमति जाहिर करें, क्योंकि अंततोगत्वा जनता के लिए ही तो सरकार का गठन होता है। तो जनता ही चुनेगी अपने लिए कि उसके सेवा का माध्यम कौन। रह गई बात जयंत चौधरी जी या रालोद की, तो रालोद हमारा आज से नहीं, बहुत पहले से हमारा गठबंधन चला आ रहा है। वो गठबंधन ना बिखरा था न टिका था। संजय चौहान जी का भी दल है, महान दल भी है, तो वो तो जो कंटेक्ट थे वो पहले से हैं। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्पष्ट कहा हुआ है कि जो छोटे दल है, जो हमारी नीति में, जो हमारे नेतृत्व में, जो हमारे पूर्ववर्ती किए गए काम में और भाजपा के किए गए पतन के काम में विश्वास रखती है, बिना किसी शर्त अगर वो आना चाहते हैं तो उनका पार्टी वेलकम करती है। उनसे गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें अगर सरकार बनती है तो अच्छा प्रतिनिधित्व भी देंगे, ताकि उनके मार्फत भी इस प्रदेश के देश और देश की सेवा हो सके। तो समाजवादी पार्टी तो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बनी हुई है। कपिल जी, देखिए आप चारों जो इस वक्त प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव सुभाष सपा के हैं, सारे प्रबुद्ध लोग हैं। बातें टीवी पर आकर चैनल्स को बाइट देना, सब अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मैं इस बात को क्यों ना मानूं कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां जातिगत आधार पर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई भाईचारा सम्मेलन कर रहा है। 6 महीने पर, साल भर पहले तो नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी एक रणनीति बनाती है। उस रणनीति पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो जातीय सम्मेलन के लिए वैसे ही मनाही की हुई, अगर कोई कर रहा है तो वो। और मैं दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो संजय भाई है, कितना अच्छा हरियाणा उजियारा सब बता रहे थे। तो मैं अपने संजय भाई की बातों पे कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी तो यही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट बनी और सदस्यों की लिस्ट बनी थी, सबके आगे धर्म और जाति का वर्णन था। ये पहली बार है, मतलब आज तक किसी भी पार्टी ने इस तरीके से अपने प्रदेश पदाधिकारियों की ना लिस्ट निकाली है ना वो निकाली। भाई उसमें उनकी अपनी रणनीति होगी, उसमें उनकी अपनी रणनीति होगी कपिल जी, उनकी अपनी रणनीति होगी। ये बताइए, हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो कह सकते हैं। चलिए अंशु अवस्थी, ठीक है कपिल जी, अंशु अवस्थी बहुत देर से शांत हैं। अंशु अवस्थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने अपने जातिगत आधार को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कुछ तो कर ही रही होगी, क्या कर रही है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये बात मानिए, भरोसा करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयारी कर रही है। क्योंकि हम अपनी सारी रणनीतियां हमेशा हर चुनाव में राजनीतिक दल बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो क्या 2017 में आपको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या उनका संगठन कमजोर था या उनके पास नेता नहीं थे? उनके पास तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, मैंडेट था उनके पास, लेकिन जनता ने हरा दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयारी कर रही है और राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई, उत्तर प्रदेश का जो कार्यकर्ता है और जो संगठन है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और लगातार हम काम कर रहे हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं उनको जनता के बीच में ले जाना और जनता के मुद्दों पर
सरकार से, प्रशासन से लड़ाई लड़ना, उनका हक दिलवाना। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश में उस काम को बखूबी कर रही हैं और ये उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो। अभी आप देखिए हाल ही में जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई थी, एक राजस्थान का अनुदेशकों का डेलीगेशन उनसे मिला और राजस्थान में हमने उनके लिए स्थायी नियुक्ति निकाल दी। तो ये कांग्रेस की केंद्र सरकार की सोच थी कि शिक्षा मित्र अनुदेशक थोड़े दिनों बाद स्थायी किए जाएंगे, लेकिन आज तक की जो सरकारें रही उन्होंने नहीं किया। और हम उत्तर प्रदेश में भी आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिला रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से यहाँ भी इस तरीके के डेलीगेशन मिले हैं। हमने नौजवानों को भरोसा दिलाया है कि हम आपको स्थायी समायोजन कराएंगे, क्योंकि आधा जीवन उनका निकल जाता है सेवाओं में, उसके बाद वो बेचारे कहाँ जाए सड़क पर। ठीक है, कांग्रेस पार्टी 2022 में मतलब आप जाति नहीं कामगारों के आधार पर, और जनता तैयारी कर रही है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि जनता तैयारी कर रही है बीजेपी को हटाने के लिए। आपकी बात को मैं शॉर्ट कर देता हूं, आपकी बात को मैं शॉर्ट कर देता हूं। आप कह रहे हैं कि जनता तैयारी कर रही है बीजेपी को हटाने के लिए। जनता तैयारी कर रही है, सबको मौका दिया है, इस बार कांग्रेस की बारी, कांग्रेस की बारी। ये आपने अपने तरफ से एडिशनल ऐड कर दिया। देख कपिल जी मुस्कुरा रहे हैं जब उनका अधिकार है, उनका अंकुल भाई। ठीक है, संजय चौधरी साहब, देखिए जितने लोग बैठे हैं ना, सबके निशाने पर आप हैं, आपका दल है। नहीं, सबका आपने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक दल यहाँ बैठे हैं उनमें एक समानता है। सब नकारात्मक बातों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। और एक और समानता है, राजभर। देखिए संजय चौधरी साहब, पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप बोल रहे तो तीनों हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं तीनों हंस रहे हैं। और मैं यही समानता गिना रहा हूं। देखिए ये तीनों के तीनों नकारात्मक आधार पर बात कर रहे हैं, तीनों के तीनों मेरी बात पर हंस रहे हैं। राजभर जी की पार्टी से लेके कांग्रेस पार्टी तक तीनों में एक और साम्य है कि ये तीनों ही तीनों परिवारवादी संगठन है। एक बात बताइए संजय चौधरी साहब, क्या ये नहीं, आप जब कहा जाता है ना कि आप दुश्मनी इतना ही कीजिए कि दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे, इतना भी मत कर लीजिए कि आप देखिए, आप जिस पार्टी के बारे में कह रहे थे उनसे आपकी दोस्ती थी और संभावना भी अभी बनी हुई है। राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होता। नहीं, संभावना तो हम जिस विचारधारा के आधार पे काम करते हैं, हमको तो यह है कि सब आके हम में मिलेंगे, इसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी का जो चरित्र है ना, हमारे जो सुहेल देव जी के पार्टी के बैठे हैं, इनके पिताजी अध्यक्ष है, ये महामंत्री हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी थे, उनके बाद उनके पुत्र हो गए। कांग्रेस में आपने देखा ही है कैसे परिवारवाद। ठीक है सर, अब मेरे पास टाइम कम है। अरुण जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। अरुण जी जल्दी से, मैं आपके पास भी आऊंगा जल्दी सब। संजय चौधरी साहब प्लीज वक्त खत्म हो रहा है। अरुण पहले बोलेंगे, फिर अंशु अवस्थी जी मैं आपके पास आता हूँ। अंशु अवस्थी जी आता हूँ। अरुण प्लीज सर, समय मत खराब कीजिए। हाँ अरुण प्लीज। जनगणना कराना बंद कर दिया। अभी जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोक लगाई पिछड़ों की? अनुसूचित जाति जनजाति अगर जनगणना हो रही है तो फिर वो रिश्ते में पिछड़ों की आबादी 52% है, तो उनकी आबादी क्यों विकृति हो रही है? और ये सरकार उसमें कहकर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, हम धन लाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। आप बताइए इसमें से क्या किया? और स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, जातिवादी कहते हैं, 20 फोटो लगा करके जातियों का नाम लिख करके पूरे लखनऊ भर में होर्डिंग लगाई। ठीक है अंशु अवस्थी जी, फाइनल कमेंट आप कुछ रिएक्ट। ठीक है अरुण, एक मिनट, अरुण सुन लेते एक और पक्ष सुन लेते। अरुण संजय चौधरी जी ने परिवारवाद को बहुत ही गलत माना है और इनकी पार्टी की नजर में परिवारवाद सबसे आपराधिक काम है। मैं नहीं मानता। राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो जनता की लड़ाई लड़े, जनता की आवाज उठाए। और भाजपा के साथी बता दें, क्या ये चैनल पर कह सकते हैं कि इनके किसी नेता का बेटी विधायक सांसद नहीं, पुत्रवधू विधायक नहीं है? अरे सबसे ज्यादा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप डेटा निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी। हम कहाँ परिवारवाद पे नहीं बात कर रहे थे, ये दूसरी दिशा में चले गए, उस पर छोड़ दीजिए। तानाशाह सब तो भारतीय जनता पार्टी में। अंशु भाई 1 मिनट का समय दीजिएगा आप। जल्दी अब ये कहे तो मैं नाम भी गिना दूंगा इसके बाद, अगर ये कहे इसके बाद। ये नहीं है कि कोई बेकार है और जो परिवारवाद है
भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का वोट लेने के लिए हाँ, आता हूँ आपके कपिश जी, आता हूँ, एक मिनट। प्रधानमंत्री उत्तराधिकारी बनाना चाहे जो नेता भूल जाते हैं, नकली पिछड़े बन जाते हैं। उस पति के मृत्यु के बाद उसकी लागू नहीं कर पाते हैं। चलिए कपिश जी जल्दी से फाइनल कमेंट। कपिश श्रीवास्तव, अरुण एक मिनट, संजय चौधरी साहब एक मिनट, कपिश जी को, अरुण एक मिनट। हाँ कपिश जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है और चुनाव में उतरी और जो भी उनका इतिहास रहा, लेकिन जब वो 2 सीट से 186 सीट पर आए थे, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये परिवारवाद का जो आरोप लगाया इन्होंने, उसके बाद ना जाने कितनी बार कांग्रेस ने सरकार बनाई और ना जाने कितनी बार समाजवादी पार्टी और बहन जी ने भी बनाई, और हो सकता है भाई हमारे मित्र भी लड़ रहे हैं, राजभर साहब, हो सकता है कभी वो भी बनाए, क्योंकि 2 सीट से ज्यादा उनके पास सीटें। तो हम तो एक बात कहना चाहते हैं, एक बात ये कहना चाहते हैं कि देखिए भ्रम की स्थिति लोकतंत्र में नहीं पैदा करनी चाहिए। जहां निर्वाचन हमारी जनता करती है वहां परिवारवाद हो ही नहीं सकता है। और ये तो अच्छी बात है ना, परिवार की सेवा के साथ अगर आप देश की सेवा करते हैं और पूरा परिवार मिलकर के देश की सेवा। चलिए हम इस बहस से डिरेल हो रहे हैं, हम परिवारवाद पे बात नहीं करते हैं। परिवारवाद पे तो कई बार चर्चा हो चुकी है और ऐसी चीजें हमें डिरेल करती है। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद जो पार्टियां कर रही हैं, उस हमारा जोर था। आने वाले वक्त में हम और इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को फिर से बुलाएंगे। अरुण आपको भी कॉल करेंगे उस पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए संजय चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंशु अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिश श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो चुनाव की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अभी गर्माहट धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये गर्माहट और बढ़ेगी और उसके बाद कई सारे नए समीकरण भी आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे नए प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो 12 चरण में आज बस इतना ही।